So soil is one of the major source for the nutrients. So जैसे सारे organisms के body के growth and development के लिए उनके mechanisms के लिए nutrients बहुत important होता है. तो same like that macro and micro nutrients are very important for the plants. और उस प्लांट्स के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए जो सोर्स है वो सॉइल होता है मेजरली. ओके, सो व्हाट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट? सो रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ न्यूट्रिएंट बट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके, सो व्हेन आई से मैक्रो न्यूट्रिएंट, इट मीन्स द प्लांट रिक्वायर्ड some nutrients in a large quantity or large amount. So that is called as a macronutrient. So example is potassium है, phosphorus है, nitrogen है, and then magnesium है. So these all are the examples of macronutrient. Okay, so when we talk about the micronutrient, it means they are required for the plants in less or trace amount, like iron हुआ या manganese हुआ, cobalt हुआ, zinc हुआ. So all these are the examples of micronutrients. So whether they it may be the macro or micronutrients. So majorly soil is acting as a habitat or the source for this nutrient, so that plant can uptake and can do the proper mechanism and growth and development. Okay, so हम लोग फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं सॉइल के बारे में, राइट. सो सॉइल के वाटर कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, टेम्परेचर के बारे में, एंड देन बहुत सारे उसके पैरामीटर्स देखो. सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द सॉइल, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द सॉइल टेम्परेचर. यू नो टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर के कारण आपने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, सो उससे प्लांट एनिमल्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था. तो सेम लाइक दैट अगर मैं बोलती हूँ कि सॉइल एक हैबिटाट है, सो उसके टेम्परेचर भी अगर वेरी होता है, सो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा प्लांट के ग्रोथ को, या तो फिर न्यूट्रिएंट अपटेक को, या रूट ग्रोथ को, और इवन माइक्रोब जो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ऑल द पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर और अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट, वाटर, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट यू कैन सी फॉर okay, when we talk about till now what we have discussed about the different parameters of abiotic factors. So you know, when we say that environment is having different parameters, so इस environmental conditions या parameters से organisms को influence होता है, right. So what organism do is whatever there is a variation in the environmental condition, जो भी conditions environmental condition में variations होता है, according to that, तो on the basis of that organism, whether they may be plants, animals, humans, so they try to adapt that, वो उस environment के साथ cope up करने का try करते हैं by showing different mechanism. जैसे हमने देखा कि साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन करता है, ठीक है. कंगारू वो एक तरह से मीन्स रेगुलेशन कर रहा है बाय लिकिंग देयर बॉडी पार्ट्स, बॉडी फर्स. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम मीन्स कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पर वी विल सी दैट वी विल कम टू नो दैट हाउ द ऑर्गेनिज्म दे आर शोइंग सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस और समथिंग एज अ रेगुलेशन, और दे विल माइग्रेट, दे विल डू कॉन्फर्मेशन, और दे विल सस्पेंड और दे विल अंडरगो द डॉर्मेंसी पीरियड फॉर सम टाइम, जब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है. सो ऐसे प्रकार की बहुत सारा प्रोसेस है जो कुछ ना कोई ऑर्गेनिज्म करते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर सर्वाइवल एंड फ्लरिशमेंट. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इफ any kind of changes is there in the environment, they will try to tolerate or they will escape from that area. Something they will do to adapt such changes and they will flourish and survive there. Okay, yes. So next, now we will see what kind of adjustment or the thing you can see in the organism, certain organism for adaptation. Okay, so first you can see here is as a regulation or regulate. So some organism they are able to maintain the homeostasis by physiological or behavioral changes. So कुछ होते हैं जो behavioral changes दिखाएंगे, कुछ होंगे जो physiological changes दिखाते हैं. So इसमें आपको एक example दे सकते हैं हम, like thermoregulation के लिए. बर्ड्स को आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोल्ड कंडीशन में, जैसे बहुत ज़्यादा अगर ठंडी है, तो इवन हम भी क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को कॉम्प्रेस या तो श्रिंक कर लेते हैं ताकि अपने बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाए, राइट. सेम लाइक दैट बर्ड्स इन द कोल्ड एनवायरनमेंट दे हंच डाउन. So what is hunching down? It is when the body of the bird they bends forward
और आई कैन से वो राउंडेड कर लेते हैं अपने बॉडी को, ताकि बॉडी का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और वो अपने काफ़ी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके या तो हाइड कर सके. ओके, सो दिस इज़ अ हंचिंग डाउन. दिस यू कैन सी इन अ कोल्ड environment. But when there is a extreme heat condition, so birds will regulate themselves by tucking their some parts. You can see here they tuck, they are showing that tucking to the feet, legs या तो wings का जो अंडर पार्ट्स है या बॉडी का feathers है, so ये सब हम लोग मॉइस्ट करने की कोशिश करते हैं. Okay, so like this they will try to regulate their body temperature according to the condition or temperature. Okay, external temperature. So that is the regulation. Okay, so next you can see the process called as a conform. So here the organism that show or perform conform is called as a conformer. Okay, so here what you have to remember that any organism, okay, जिसका internal environment, लाइक समझ लो फिलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म की, तो जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ओके, यानी कि बाहर क्या है टेम्परेचर या बाहर कैसा इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कॉन्फॉर्मर. ओके, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लिजार्ड. सो जहाँ पर यू सी दैट इवन द डॉग में आपने देखा होगा बास्किंग इन द सन. सो ऑल दीज आर द कॉन्फॉर्मर. सो व्हेन द एनिमल्स एंड प्लांट दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंट. ओके, मोस्ट ऑफ देम दे कैन नॉट. सो देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस with the ambient temperature. So this is the one thing you can see in the conformers. Okay, next is about the migration. Okay, so this is very interesting part. See what happens. Sometimes some species they have evolved the ability to regulate. यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आपने रेगुलेशन करने की कैपेसिटी देखी होगी, उनमें ऐसी क्षमता होती है कि दे कैन रेगुलेट देम सेल्फ. बट इफ़ दे कैन नॉट, अगर वो नहीं कर सकते, सो व्हाट दे विल डू, दे विल माइग्रेट. ओके, इफ इमेजिन दैट अगर मुझे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए टॉलरेट नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ईदर टॉलरेट देयर बाय एग्जिस्टिंग देयर, बाय डूइंग समथिंग, बाय मॉडिफाइंग और वट एवर. बट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, व्हाट आई विल डू इज, मेरे को एक चांस ये है कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग दैर फॉर एडजस्टमेंट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, आई कैन इस्केप फ्रॉम दैट. मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगी या तो माइग्रेट हो जाऊँगी किसी और एरिया में या तो प्लेस में. ओके, सो दैट टाइम यू कैन डू द माइग्रेशन. दिस इज़ अ वन थिंग. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. सो दिस माइग्रेशन कैन बी डन बाय सर्टन ऑर्गेनिज्म जहाँ पर स्ट्रेसफुल हैबिटाट अगर होगा. अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक एरिया में रहता है लेकिन एरिया वहाँ का या तो इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ का कुछ पैरामीटर्स ऐसा है जो स्ट्रेसफुल हैबिटाट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट ऑर्गेनिज्म विल डू, वो स्ट्रेसफुल पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होता या ओवर नहीं हो जाता तब तक वो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट होकर किसी और प्लेस पे लोकेट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमने पहले ही डिस्कस किया है साइबेरियन क्रेन के बारे में. ओके, सो साइबेरियन क्रेन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को क्रॉस करके माइग्रेट होता है फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट एरिया, जो भी मतलब हॉस्पिटलेबल एरिया है उनके लिए सूटेबल एरिया है. सो जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन या इन्वायरमेंट ओवर हो जाएगा, दे विल अगेन कम टू देयर नेटिव प्लेस. ओके, सो दिस इज अबाउट द माइग्रेशन. सो अदर देन द conform, other than the regulation या तो फिर migration, what else organism can show for adjustment, for adjustment, or I can say to cope up with the environment, so that we can see in this slide. Suspend. Okay, suspend means what, they will totally ignore the external environment and they will just sleep. यानी कि इफ़ समटाइम अगर मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जिस एरिया में मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ पर अगर मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी, सो आई विल गो टू स्लीप. जब तक मैं तब तक वहाँ पर स्लीपिंग टाइम के लिए जाऊँगी जब तक कि मुझे ऐसा फील ना हो कि इन्वायरमेंट फिर से प्रॉपरली साइलेंस हो गया और मैं अभी स्टडी कर सकती हूँ. सो बोलने का मतलब है, इफ़ आई एम फीलिंग डिस्टर्बेंस, इफ़ आई एम नॉट हैविंग द सूटेबल इन्वायरमेंट टू स्टडी, सो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक रेस्ट फॉर दैट टाइम. ओके, और वो तब तक मैं करूँगी जब तक कि मुझे प्रॉपर इन्वायरमेंट फिर से नहीं मिलता कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ अपने स्टडीज़ पे. सेम लाइक दैट सम ऑर्गेनिज्म दे विल शो द सस्पेंड.
प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पर कुछ प्लांट पार्ट्स का और एनिमल्स का भी एग्जाम्पल दिया है. सी इन सीड, यू नो प्लांट का जो सीड, फ्रूट्स का सीड है, देयर यू विल सी द डॉर्मेंसी. व्हाट इज डॉर्मेंसी? आई विल लेट यू नो. वेट, फर्स्ट यू कैन सी द डॉर्मेंसी एंड देन इन सम ऑफ द एनिमल्स लाइक पोलार बेयर या तो स्नेक्स होता है, बहुत डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक्स है जो हाइबरनेशन शो करते हैं, जिसको विंटर स्लीप भी कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज अ विंटर स्लीप. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है लाइक स्नेल्स, दे विल शो द एस्टिवेशन टू अवॉइड द समर हीट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स means how they will suspend themselves from the stressful environment. Okay, so we will discuss now what they will do for dormancy, hibernation or for estivation. Okay, so suppose first I will talk about the this dormancy. So dormancy, remember dormancy is called as a resting period. Okay, you're right, I'm writing, it is a resting period. So rest करना, you know, it is not death. Okay, it is actually a resting period. It means just imagine करो कि this is an area जहाँ पर मुझे seed को फिलहाल सो करना है soil में. Okay, but if I'm saying that seed is not able to germinate, अगर वो germinate नहीं हो पा रहा है, sprouting नहीं शो कर रहा है, so उसका कुछ तो रीज़न होगा, राइट. सो जस्ट सपोज दैट रीज़न ऐसा हो सकता है कि इफ़ सीड इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ जर्मिनेशन या कोई ग्रोथ वो नहीं दिखा रहा है, सो दो रीज़न हो सकता है. एक हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर, व्हाट आई एम टेलिंग, इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा हो सकता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर. सो इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल फैक्टर. इट मीन्स ये सीड के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है. सो क्या रीज़न हो सकता है इंटरनली, वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सो समटाइम व्हाट हैपेंस, सीड के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ इनहिबिटर्स कलेक्ट हो सकते हैं या डिपॉजिट हो सकते हैं जिस कारण सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता. बट फिलहाल वी विल नॉट टॉक अबाउट द इंट्रिंसिक फैक्टर बिकॉज आज हम लोग एबायोटिक फैक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें स्टडी करना है. सो एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वायरमेंट में आएगा. Okay, so we will only see for the external factor. So as I've told you, intrinsic का मतलब है कुछ internal factors होगा, but फिलहाल we are not discussing that. So external factor में कुछ ऐसा environmental unsuitable condition होगा जिस वजह से seed is not able to germinate. Okay, so what seed will do? Seed will undergo for long period of resting time. यानी कि तब तक वो रेस्टिंग पीरियड में रहेगा जब तक कि उसको एक प्रॉपर सूटेबल कंडीशन नहीं मिल जाता. सो एज सुन एज द condition will change and will become suitable, the seed will still remain in a resting period. That resting period will be called as a dormancy of seed, remember. Okay, so this is how the seed behave. So what seed will do, they will just reduce their metabolic activity. Okay, you can see here it has been given, they will reduce the metabolic activity while when they will go for the dormancy period. और जैसे ही favorable condition फिर से मिलेगा, so what seed will do, they will germinate then. Okay, they will become activated. So this is how the seed show the dormancy period when there is a stressful environment और suitable condition ना होने के कारण वो ऐसा behave दिखाते हैं. Okay, they will suspend themselves for that particular time period, stressful time period. So next you can see for the hibernation. So what is this? It is actually called as a winter sleep. So here what happens, if animal they won't migrate, अगर वो stressful environment से migrate नहीं हो रहे हैं, so what they will do, they will undergo go for the hibernation. Like example मैंने कहा polar bear या तो snakes, वो winter sleep के लिए चले जाते हैं. Basically they will search for such area जो थोड़ा सा warm हो, okay, और ताकि वहाँ पर उनको उतना ज़्यादा कोल्ड फील ना हो सके. सो दैट इज़ कॉल्ड अ हाइबरनेशन. ओके, सो दे विल अपना जो मैकेनिज्म है, अपना जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक, वो स्लाइटली दे ट्राई टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो यर जस्ट रिमेंबर इट इज़ कॉल्ड एज अ विंटर स्लीप. एंड नेक्स्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ स्नेल जो एस्टिवेशन शो करेंगे. सो यहाँ पर व्हाट यू कैन से दैट इन अ ड्राई आवर्स, यहाँ पर हमने विंटर की बात की, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ इन ड्राई आवर्स लाइक नून वगैरह जब होता है तो बहुत गर्मी होती है, तो स्नेल क्या करते हैं कि स्नेल विल रिमेन इन अ डॉर्मेंट स्टेट. हाउ, दे विल क्लोज देयर शेल माउथ
with the membrane of the dry mucus, I can say. See, you can see here the example, the diagram, then you will able to understand. See, स्नेल्स आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, जब उन लोग को ड्राइनेस फील होता है तो वो अपने शेल माउथ को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं. एंड दीज आर अबाउट द पोलार बेयर, जो मैंने आपको हाइबरनेशन के बारे में बताया. ओके, सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म और एनिमल प्लांट्स दे ट्राई टू अडाप्ट टू पर्टिकुलर एनवायरमेंट बाय शोइंग मीन्स dormancy or by conforming, by regulation, or if they cannot do all these things, they will migrate from one to the next place for stressful time period. Okay, जब तक कि stressful time period over नहीं हो जाता, they will not come again to their native place. So this is about the adaptation of organism. Okay, so next is water. Now see, this is a part actually which will be in the climatic condition. So यहाँ पर मैंने वो स्पेसिफाई किया है. So here you can see about the water. वाटर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है. वाटर के बिना तो कोई लाइफ नहीं होती है. So you know what is the different importance of the water. बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है कुछ अडेप्टेशन से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है. सी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म. सी, नॉर्मली वाटर तो हर जगह आपको पता है कि होता ही है और इम्पॉर्टेंट भी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, माइक्रोब्स के लिए. बट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट आपको पता है जहाँ पर वाटर बहुत ही डेफिशिएंट या तो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, जैसे कि डेजर्ट एरिया. ओके, डेजर्ट एरिया में वाटर की डेफिशिएंसी होती है. तो वहाँ पर आपको पता है कि कुछ एनिमल्स या प्लांट्स वो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं ताकि ऐसे डेफिशिएंट वाटर प्लेस में वो अडाप्ट कर सके. सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है प्लांट का, जिसको हम ज़ेरोफाइटिक बोलेंगे, सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट. व्हाट इज सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट? सक्यूलेंट का मतलब है थोड़ा सा, अगर आप प्लांट देखेंगे, ये स्टेम जो फाइलोक्लेड है वो पैडी होगा, वो थोड़ा फ्लैशी होगा, जैसे एलोवेरा होता है. एलोवेरा का जो पार्ट है अगर आप उसे कट करेंगे या उसे ब्रेक करेंगे तो आपको पता है कि उसमें से वाटरी कंटेंट बाहर एक्सक्यूड होता है. सेम लाइक दैट दिस पैडेड पोर्शन को अगर आप ब्रेक करते हो, सो व्हाट यू विल फाइंड दैट वहाँ से म्यूसिलेट सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस वो बाहर आता है. सो दैट इज अ सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट. ओके, सो नाउ सी, दिस इज अ वेरी यूनिक creature, because you know that when we talk about or when we imagine the normal plant, so basically cylindrical shape में या cylindrical structure में stem होता है, फिर branching होगी, फिर उसमें ऐसा leaf होता है जो कि expanded portion होता है green color का. मेजर प्लांट्स में ऐसा ही होता है. बट यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि विच पार्ट इज़ अ लीफ, विच इज़ अ स्टेम, सो इट विल क्रिएट सम कन्फ्यूजन. ओके, अगर आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता है तो. सो हियर व्हाट यू कैन सी द डिफरेंस इज, दिस वाला जो पार्ट है, व्हाट यू कैन सी द एक्सपांडेड लीफी टाइप पोर्शन वाला पार्ट, दिस इज एक्चुअली, इट लुक्स लाइक अ लीफ बट इट इज़ नॉट लीफ. इट इज़ अ स्टेम विच हैज़ बीन मॉडिफाइड लाइक अ लीफ. बट ऐसा क्यों हुआ? ओके, अभी इसमें लीफ नहीं है इसलिए वो लीफ जैसा होगा ना. सो एक्चुअली सी, यू कैन सी दिस prickly part which is called the spines. Okay, so ये जो spiny portion है, what is that? It is a modified leaf. So what is the reason कि ये जो ओपोन्शिया प्लांट है, ओके, ओपोन्शिया नाम है इस प्लांट का, जो कि ज़ेरोफाइट है. सो ऐसे प्लांट में ऐसा क्या ज़रूरत था कि लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गया और स्टेम जो है वो एक्सपांडेड पोर्शन फाइलोक्लेड में कन्वर्ट हुआ. सी, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है डेजर्ट एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर पानी बहुत ही कम है, पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है. सो क्या होता है कि अगर नॉर्मल प्लांट्स की तरह यहाँ पर भी लीफ होते, सो लीफ का एक्सपांडेड स्ट्रक्चर में उतने न्यूमरस स्टोमेटा होता, और स्टोमेटा से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा, यानी कि वाटर लॉस होगा. ऑलरेडी इस कंडीशन में वाटर लेस है अमाउंट में, सो यहाँ पर अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि हाई टेम्परेचर है डेजर्ट में, तो ट्रांसपिरेशन तो होना ही है, सो इसके थ्रू पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाता प्लांट और वो सर्वाइव नहीं कर पाता. इसीलिए कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इस प्लांट में नेचुरली हुआ है ताकि वो वहाँ पर अडाप्ट कर सके. सो ये एक्सपांडेड पोर्शन जो लीफ का होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, बट वो रिड्यूस होकर स्पाइन बन चुका है, कांटे की तरह. ठीक है, वो स्पाइन बन चुका है. इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो चुका. ठीक है, बट यहाँ पर एक ये फ़ायदा हो गया है कि ट्रांसपिरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बट दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि इफ़ लीफ पूरी तरह रिड्यूस हो गया तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा. सो इसके लिए क्या हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल शेप में नॉर्मली
स्टेम होते हैं वो यहाँ पर देखो कैसे हो गए हैं, लीफ की तरह एक्सपांड हो गए। ओके, एक्सपांड हो गए, प्लस उसमें क्या हो गया है, पूरा वो ग्रीन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम जो लीफ कर रहा होता है वो यहाँ पर स्टेम कर रहा है। ओके, सो ये पार्ट को बोलेंगे, स्पेशल मॉडिफाइड पार्ट को बोलेंगे फाइलोक्लेड। लेट मी राइट हियर, फाइलोक्लेड। ओके, सो ये फाइलोक्लेड को आपको याद रखना है कि दिस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, सो यहाँ पर आप एक स्पेशल थिंग ये देखेंगे कि ये काफ़ी पैडी होता है और थिक होता है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट होगा जो वाटर को स्टोर करके रखता है, लाइक एलोवेरा। सो वेन एवर दे विल गेट वाटर or water will be available, what they will do, they will store the water amount in that particular storage tissue, और जब भी उनको पानी नहीं मिलता या नीड होता है सो वो स्टोर टिश्यू में से वाटर को यूटिलाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अडाप्टेशन विच यू कैन सी इन द डेजर्ट एरिया फॉर द अपोन्शिया प्लांट। सो रिमेंबर, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं, एक लीफ हैज़ बीन मॉडिफाइड in spines, okay, to reduce the rate of transpiration, and then stem has been modified into phylloclade, this part, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर स्टोरेज टिश्यू भी प्रेजेंट है ताकि वो डेजर्ट एरिया में अडाप्ट कर सके। ओके, सो दिस वाज अबाउट द अडाप्टेशन ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, see for the aquatic organism, when we talk about aquatic ecosystem, so it is, aqua means it is related to the water body. So जब भी आप aquatic ecosystem की बात करते हैं तो वहाँ पर aquatic organism रहेगा, whether algae, plants या aquatic animals. So वहाँ का जो chemical composition है and pH of water है, ये बहुत important होता है, right? So when we say the aquatic ecosystem or water body, you know, आपके माइंड में दो चीज़ें आती है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक मराइन वाटर इकोसिस्टम। यानी यू नो दैट अगर आप सी और ओशंस को इमेजिन करते हो सो वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लेक और पॉन्ड्स को इमेजिन करते हो तो वहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। ओके, सो हियर सेम थिंग हैज़ बीन गिवन दैट डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन is less than 5 ppt. What is ppt? It is a parts per thousand. ये यूनिट है, ये लेस देन 5 ppt जहाँ पर रहेगा वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा, लाइक स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सी एंड ओशंस, सो यहाँ पर 30 to 35 ppt जितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो यू कैन कंपेयर 5 ppt कहाँ पर है और 30 and 35 कहाँ पर, तो इतना सैलिनिटी सी एंड ओशंस में रहेगा। बट यू नो 30-35 से भी कहीं ज़्यादा, इट मे गो अप टू 100 ppt इन सम एरिया, सम वाटर बॉडी विच इज़ कॉल्ड द हाइपर सलाइन लगून्स। हाइपर यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर रहेगा उसे आप हाइपर सलाइन लगून्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितने अमाउंट में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेश वाटर एंड फिर मराइन वाटर और हाइपर सलाइन लगून्स नेमिंग दिया हुआ है इकोसिस्टम को। ओके, सो नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिज्म। सी ऑल ऑर्गेनिजम्स सारे ही, अगर प्लांट और एनिमल्स की मैं बात करूँ तो वो फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं या मराइन में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग का एक अपना सूटेबल हैबिटाट होता है, राइट? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, सो उनको कहेंगे हम यूराइहलाइन। बट कुछ ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्टली मतलब दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड फॉर नैरो रेंज, वो वाइड रेंज को सहन नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे स्टेनोहेलाइन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द aquatic organism and their capacity, and then we will see further about the ecosystem. So see, हमने इकोसिस्टम के बारे में पहले ही स्टडी किया है, जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स हमने स्टडी किया। आज हमने अब तक की स्लाइड में एबायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी किया है और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है प्लांट एनिमल में वो देखा है। सो अल्टीमेटली हमने ऑलरेडी इकोसिस्टम कंप्लीट किया है, लेकिन इकोसिस्टम में भी डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम, और कभी कभी वो ओशन, सी जितना बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है, फॉरेस्ट जैसा होता है। बट यहाँ पर समथिंग इज गिवन हियर लाइक नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। सो व्हेन वी से नेचुरल, it means what they are naturally flourished.
वो प्राकृतिक है, लाइक इसको किसी मैन ने या ह्यूमन ने मेंटेन नहीं किया है। लाइक अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हो, डेजर्ट की बात करते हो, तो ये हमने कुछ नहीं किया है, ये ऑलरेडी पहले से एक नेचुरली क्रिएटेड एनवायरनमेंट है, ओके, इकोसिस्टम है, सो दैट इज़ अ नेचुरल। बट व्हेन वी से आर्टिफिशियल, यहाँ पर मैन मेड या तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक सी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम लोग सारा चीज़ मेंटेन करते हैं, फिश है या एल्गे है या बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूँगी आपको एग्रो इकोसिस्टम का, एग्रीकल्चर फील्ड का, जहाँ पर वी एक्चुअली मेक अ प्रॉपर सॉइल एंड देन रीजन फरोज, सॉइल को सो करेंगे एंड देन उसको प्रॉपर मेंटेनेंस देंगे और फिर हम वहाँ पर पेस्टिसाइड्स वगैरह का ट्रीटमेंट देंगे। वाटर को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे एंड देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आई कैन से फर्टिलाइजर, प्रॉपर फर्टाइल प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स, ताकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन हो सके। सो ये मैन ने या तो ह्यूमन ने उसको मेंटेन किया है। तो जहाँ पर ह्यूमन मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है बट वो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट हुआ है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, सो दिस इज डन। सो नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल। सो यू कैन सी नेचुरल में भी अगेन देर आर टू इकोसिस्टम which has been bifurcated: terrestrial, which is related to the land, and aquatic is related to the water body. So let us first see for the terrestrial. terrestrial में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। व्हाट इज ग्रासलैंड? लैंड पे ही है बट वहाँ पर डोमिनेटिंग स्पीशीज ग्रासेस का ज़्यादा होगा और अकॉर्डिंग टू ग्रासेस वहाँ पर ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही रहेंगे जो ग्रास वगैरह एरिया में रह सकते हैं, ग्रास ऑपर से, रैबिट से एक्सेट्रा। ओके, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हायर प्लांट्स या तो फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ बिलोंग करेगा और फिर कैनोपी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी या तो फिर ज़्यादा कैनोपी वाले प्लांट्स वहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो वहाँ पर हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। ओके, डेजर्ट में जहाँ पर प्लांट्स बहुत ही लेस रहेगा, लेकिन अगर प्लांट्स है तो वहाँ पर कुछ यूनिक कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स रहेंगे, लाइक ज़ीरोफाइटिक, कैमल जैसे डिफरेंट ज़ीरोफाइटिक एरिया में रहने वाले एनिमल्स होंगे और अकॉर्डिंग टू दैट उनका अडाप्टेशन होगा। हीलो इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर ये सब जो भी मैंने एग्जांपल्स दिया वो लैंड से रिलेटेड है, इसलिए वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बिलोंग करेगा। ओके, बट नाउ वी कैन सी फॉर द एक्वाटिक, जहाँ पर एक्वा मीन्स वाटर। सो वी विल टॉक हियर अबाउट द वाटर बॉडी। सो जैसे कि जस्ट बिफोर स्लाइड में हमने देखा, समथिंग इज दैट विच इज कॉल्ड एज अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का मतलब जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। ओके, सो यहाँ पर फ्रेश वाटर उसे कहेंगे। मराइन वाटर इकोसिस्टम का मतलब है जहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल है सी, ओशंस, एस्टुराइंस एक्सेट्रा। ओके, नाउ वी विल सी स्लाइट डिटेल अबाउट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सी, यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं किया है बट आई एम टेलिंग यू दिस, यू हैव टू रिमेंबर दैट सी व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आता है रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, सो इन सब का नेचर डिफरेंट है। अगर आप रिवर्स की बात करते हो तो वो एक फ्लोइंग पैटर्न शो करता है वाटर का। स्ट्रीम्स की बात करते हो तो अगेन इट इज़ अ फ्लोइंग वाटर। सो जो फ्लोइंग वाटर है आप उसको कहेंगे लोटिक। ओके, इट इज़ अ लोटिक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेक एंड पॉन्ड्स तो इट इज़ अ स्टैग्नेंट वाटर जो स्टीडी फेज में है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द लेक्स एंड पॉन्ड्स, ओके, so these are examples of stagnant water body which is called as the lentic. Okay, so this is a lentic and these are the lotic. ओके, सो और सिंपल में अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एटलीस्ट इतना याद रख सकते हो कि फ्रेश वाटर में कुछ है जो लेक और पॉन्ड जैसे जो स्टैग्नेंट वाटर है, लेक और पॉन्ड्स। सो ये आई कैन से स्टैग्नेंट वाटर बॉडी के हिसाब से आप याद रखो। और अगर आप इमेजिन करते हो रिवर्स को या स्ट्रीम्स को तो ये फ्लोइंग वाटर पैटर्न शो कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्रेश वाटर ecosystem. Okay, so here once again I'm revising ecosystem, which is about all the living organism and non living components जो as a whole ecosystem form करता है, जिसके बीच में living and non living दोनों का interaction होगा। Okay, so इकोसिस्टम में दो पार्ट्स है, नॉट दो पार्ट्स एक्चुअली, आई कैन से टू टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को ह्यूमन मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। लेकिन नेचुरल की जब आप बात करते हैं तो वो नेचुरली फ्लरिश हुआ है, एग्जिस्ट हुआ है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिली एक्सेट्रा।
एक्वाटिक इज ऑल अबाउट द वाटर बॉडी, सो जहाँ पर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर आएगा। मराइन इज रिलेटेड टू दैट वाटर बॉडी जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है कितना सलाइन एरिया होगा, तो आप मराइन बोलेंगे। एग्जाम्पल है सी ओशंस एंड एस्टुराइंस, अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पर ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ है जो फ्लोइंग वाटर है यानी कि रिवर स्ट्रीम्स, कुछ है जो स्टेगनेंट वाटर बॉडी शो कर रहा है यानी कि लेक्स एंड पॉन्ड्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इकोसिस्टम का टाइप। सो व्हाट टुडे वी हैव स्टडीड दैट यू हैव टू रिमेंबर, वी एक्चुअली स्टार्टिंग से हमने देखा एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। एबायोटिक फैक्टर्स में व्हाट इज द क्लाइमेटिक एंड व्हाट आर द एडाफिक फैक्टर दैट वी सॉ, एंड देन ये क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस प्लांट एनिमल्स पे कैसे होता है ये हमने देखा। एंड देन वी सॉ दैट हाउ द ऑर्गेनिज्म अडाप्ट टू द वेरिएशंस ऑफ environmental condition, and finally we studied about the ecosystem ka type. Okay, so I hope you understood the entire concept of ecosystem. That's it.